स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ने जा रहे हैं मार्च के करंट अफेयर्स पर। थोड़ा सा लेट चल रहा है लेकिन हम अपनी सीरीज़ को एनवायरमेंटल साइंस के कंटिन्यू करेंगे और हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ताकि कुछ जो बच्चे यूपीएससी के हैं या अदर एग्ज़ाम्स के हैं उन्हें भी फ़ायदा हो। उससे पहले हम थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि ये थोड़ा सा गलत हो गया था एडिटिंग में। तो क्लाइमेट के चीज़ों को वेदर में और वेदर की चीज़ों को क्लाइमेट में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी और तो वेदर सब कुछ सही है। सबसे पहले बात करेंगे कि नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट की। तो देखिए, अबेटमेंट का मतलब होता है कम करना या घटाना। तो सीधी सी बात है कि नाग रिवर में जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को पहले से ही अप्रूवल हो मिल चुकी थी। बस इस बार क्या हुआ है कि जो उसका कॉस्ट है, जो उसका पैसा है, वो अप्रूव हो गया है और वो है 2117.54 करोड़। तो इस प्लान के बारे में बात करेंगे बहुत ही डिटेल्ड में। तो सबसे पहले ये जो प्लान है ये किसके अंडर में है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। और आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, NCRD, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट। इसी की देखरेख में ये इसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? नाग रिवर में ऐसा क्या हो गया था कि इस प्रोजेक्ट को लाना पड़ा? तो देखिए, नाग रिवर में अनट्रीटेड सीवेज, फ्लोइंग सॉलिड वेस्ट और इम्प्योरिटीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ में नाग रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज थी और उनमें भी ये प्रॉब्लम थी। तो उसको दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया। अब नाग रिवर कहाँ पे है थोड़ा सा देख लेते हैं। So Nag River lies in the Indian state of Maharashtra. So from the third district of Maharashtra is Nagpur. तो आप ध्यान रखिएगा, नागपुर का जो नाग है और ये जो हमारी रिवर है उसमें भी नाग, तो ये तो नाग से याद रखिएगा नागपुर, और जो रिवर है नाग, तो नाग रिवर जो है वो नागपुर में ही बहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गहीरमथा मरीन सेंचुरी की। तो ये सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ टर्टल्स। और कौन से टर्टल्स? ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो पहले ऑलिव रिडले टर्टल को समझ लेते हैं। देखिए, ऑलिव क्या है? ऑलिव एक तो एक कलर होगा, आपने सुना होगा, और दूसरा ऑलिव एक फ्रूट होता है ओवल शेप का, अंडाकार शेप का एक फ्रूट होता है ऑलिव। और रिडले क्या होता है? रिडले उन टर्टल्स को कहा जाता है, छोटे टर्टल्स को, जो ट्रॉपिकल सीज में मिलते हैं। तो इसी वजह से इसे ऑलिव रिडले कहते हैं, क्योंकि ये जो टर्टल्स हैं इनकी जो शेल है, इनकी जो ऊपर की खोल है, वो ओवल शेप में होती है, इसीलिए इन्हें ऑलिव रिडले टर्टल्स कहा जाता है। आपको याद होगा जनवरी में इनकी बहुत सी मौतें हो गई थी। आप हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो भी देखेंगे अगर जनवरी का, तो आपको उसमें एक खबर मिलेगी। और उसी के बाद वहाँ के हाई कोर्ट ने खुद ही से संज्ञान लेते हुए क्या किया था, एक 3 मेंबर का पैनल बनाया था और उनसे कहा था कि आप देखिए क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हुआ और दोबारा ऐसा ना हो। तो ये जो पैनल था, ये पैनल अब यानी कि मार्च में इसे एसेस करना था और इसने असेसमेंट किया भी था। किसका? गहीरमथा मरीन सेंचुरी का, ये पता लगाने के लिए कि क्या इम्प्रूवमेंट वहाँ पे किए गए हैं कि दोबारा ऐसी चीज़ ना हो। चलिए इसे मैप पे देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा उड़ीसा, और ये आप देख सकते हैं बीच है यहाँ पर जो तट है नदी के किनारे, यहीं पर बिल्कुल गहीरमथा आपको मरीन सेंचुरी मिलेगा। सो इट लाइज इन उड़ीसा, इंडिया। बात करते हैं इंडिया और नॉर्वे की। तो इंडिया और नॉर्वे क्यों खबर में है, उससे पहले एक टर्म को समझेंगे, मरीन स्पेशियल प्लानिंग। स्पेशल का मतलब होता है 3D, और मरीन आप जानते हैं वाटर, सी, ओशन, इन सबसे रिलेटेड। तो देखते हैं ये क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल यूजर्स, अब वो यूजर्स गवर्नमेंट हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं, वो साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। किस लिए? ताकि वो कंजर्वेशन कर सकें और रिक्रिएशन भी कर सकें। देखिए, टूरिज्म से कुछ अर्निंग होगी, लेकिन टूरिज्म कैसा हो? सस्टेनेबल हो। इसलिए वहाँ पर कई लोगों को मिल बैठ के बात करनी होती है ताकि कोई भी बाद में विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। तो इंडिया और नॉर्वे ने क्या किया है, ऐसा ही एक MOU साइन किया था 2019 में, और उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है और ये नेक्स्ट 5 साल के लिए MSP पर काम करेंगे। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स से हमने लिया है, और वो भी ये बात जो मार्च की खबर है उसमें बता रहे हैं कि इंडिया एंड नॉर्वे टू वर्क टुगेदर इन मरीन स्पेशल प्लानिंग।
और ये साथ में काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? एडवांस इकोनॉमिक, दोनों की इकोनॉमी को फायदा होगा और दोनों ही पर्यावरण के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, ये इसको समझ लीजिए, मरीन स्पेशल प्लानिंग प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस का भी अपना चलता है। यूनाइटेड नेशंस की अपनी एक बॉडी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका एक इसमें एक छोटी सी बॉडी है इनकी, आईओसी, जिसे कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। ये कमीशन भी अपना एक प्रोग्राम चलाता है। इसमें ये अलग अलग देशों को इनविटेशन देता है कि आप आइए, मिल बैठ के बात करिए और साथ में इस प्रोग्राम को चलाएं। तो देखिए, बैलेंसिंग सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशन, ये इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है कि हिमालयन सेरो आइडेंटिफाई हुआ है, स्पॉटिंग उसकी दोबारा हुई है। ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था भारत में, लेकिन बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद वो फिर से स्पॉट किया गया है। इसका मतलब वहाँ पर कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं और कुछ फ्रॉग की न्यू स्पीशीज को भी देखेंगे। तो हिमालयन सेरो जो है वो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, ध्यान रखिएगा। और ये मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, वहाँ पर मिला है। ध्यान रखिएगा, मानस टाइगर रिजर्व असम और भूटान की बॉर्डर पर है। तो ये मान लीजिए भूटान है, ये असम है, तो ये जो हमारा मानस टाइगर रिजर्व है ये दोनों में लाई करता है। इसीलिए अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो भूटान का भी एक मानस टाइगर रिजर्व है, लेकिन उसका नाम है रॉयल मानस टाइगर रिजर्व। क्योंकि भूटान में क्या है, मोनार्की है, वहां पे राजा है, इसलिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि वहां पर भी एक रॉयल मानस टाइगर रिजर्व है, जबकि असम में अलग है। देखेंगे थोड़ी देर आगे कि हिमालयन सेरो क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी बात यह है कि 5 नई स्पीशीज फ्रॉग की मिली हैं, जो कि किस फैमिली को रिजाइड करती हैं? दे आर फ्रॉम रैकोपोरिडे। तो ये जो फैमिली है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन इसे यूएस और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर खोजा है। इंडिया के इंस्टीट्यूट थे केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा थी, जो कि अमेरिका की है। तो इन्होंने मिलकर ये काम किया है। अब देखते हैं कि हमारा हिमालयन सेरो क्या है। आप ये देख सकते हैं, द सेनेटल, ये नॉर्थ ईस्ट का एक लोकल मीडिया एजेंसी है और ये भी बता रहे हैं कि हिमालयन सेरो स्पॉट किया गया है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। मुझे लगता है अब आपने इसको देख लिया होगा कि आपको इसमें कहीं ना कहीं दो चीजें जरूर दिख रही होंगी। आपको इसके चेहरे से ये दिख रहा होगा कि गोट भी इसमें कुछ कॉम्बिनेशन है, अगर आप नीचे वाला पार्ट देखेंगे। और एंटीलोप का अगर आपने नाम सुना है या नेशनल ज्योग्राफिक में या और जगह पर देखा है, तो एंटीलोप जिनका शेर वेर शिकार करते हैं, वो एंटीलोप भी इसमें कॉमन है। क्योंकि एंटीलोप के भी सींग होते हैं और इनके भी सींग होते हैं, लेकिन इनके सींग थोड़े से छोटे हैं, गोट जैसे हैं। तो ये एक मिक्सचर है, आप कह सकते हैं, गोट और एंटीलोप का। इसे ही सेरो कहते हैं। ये कनाडा में भी पाया जाता है, बहुत सी जगहों पे पाया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि IUCN जो एक रेड लिस्ट देता है, उसमें उसने इसे नियर थ्रेटेंड से वल्नरेबल की कैटेगरी में अब डाल दिया है। अगली बात करें तो देखिए, पैनल फॉर एयर क्वालिटी एक था एनसीआर में। एनसीआर आप जानते होंगे, नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली के आसपास का एक रीजन है, जिसमें हरियाणा, यूपी और भी कई स्टेट्स के यहाँ पर छोटे छोटे जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो पैनल है ये डिसॉल्व हो गया। अब इसे डिसॉल्व कर दिया या अपने आप डिसॉल्व हो गया, इसको देखेंगे तो ये जो पैनल है ये 2020 में अक्टूबर में बनाया गया था एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, और प्रेसिडेंट जो हमारे ऑनरेबल हैं उनके दस्तखत के बाद ही ऑर्डिनेंस रिलीज किया था केंद्र सरकार ने। आपको याद होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में था कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन है। उस समय की ये बात है, तो उस समय इन्होंने इसको किया था। और ये जो ऑर्डिनेंस था ये क्या था? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो ये जो ऑर्डिनेंस है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप अक्टूबर से गिनेंगे तो मार्च में इसका टेन्योर 6 महीने का खत्म होना था, और ख़त्म हो भी गया मार्च में अब तक। तो अब ख़त्म होने के बाद क्या था, अगर इसको और मौका देना था, इस पे और कुछ इनको रिसर्च करना था, तो इसको इन्हें फिर से एक ऑर्डिनेंस पास करके 6 महीने के लिए एक्सटेंड करना था। लेकिन क्योंकि सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो अपने आप ये जो बॉडी है ये ख़त्म हो गई। क्योंकि ऑर्डिनेंस जब तक उसकी लाइफ टाइम होगी तब तक इस बॉडी की भी लाइफ टाइम होगी।
बात करेंगे एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, शत्रुंजय हिल्स, जो कि ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थी। इसमें आग लगी, आपने बड़े बड़ी जगहों पे उत्तराखंड में और सिमलीपाल में ज़रूर फायर के बारे में सुना होगा। हम इसके बारे में बात करेंगे। छोटी थी लेकिन हम जानना चाहिए हमें। तो इसमें क्या है कि ये हिल्स कहाँ पर हैं, ये पलीटना जो सिटी है भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ पर है। और ये एक वहाँ पे रिवर है शत्रुंजी, तो उस रिवर के नाम पर ही वहाँ की पहाड़ियों को ये नाम दिया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बहुत ही सैक्रेड हिल्स है जैन्स के द्वारा वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं वहाँ पर अमूमन अमूमन 900 टेम्पल्स हैं, बहुत ही सैक्रेड। तो इसलिए वो वैसे ही पवित्र जगह है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो एशियाटिक लॉयंस जो हमारे हैं, जो गिर के उधर है, वहाँ पे उनका हैबिटेट है। क्योंकि है ऐसा कि जो गिर फॉरेस्ट है उसके नॉर्थ ईस्ट रीजन से ये जो शत्रुंजय रिवर है ये उद्गम होती है, इसका इमरजेंस होता है। तो इसलिए ये हिल्स वहां तक फैली हुई हैं और एशियाटिक लॉयंस को भी डेंजर में कर देती हैं। अनसाइंटिफिक माइनिंग इन मेघालय, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप हमारा माइनिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, हम इसको लिंक में दे देंगे। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एनजीटी है हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इनका नाम आप याद रख लीजिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो मेघालय में बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई थी, कुछ डेथ्स हो गई थी वहाँ पर रेड होल माइनिंग की वजह से। रेड होल माइनिंग आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, उसके बाद इन्होंने एक ओवरसाइट कमिटी का इन्होंने एक फॉर्मेशन किया था। उसमें 12 मेंबर्स थे। वो 12 मेंबर्स वहाँ के लोकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के बहुत सारे सेक्रेटरीज को इंक्लूड करके बनाया गया था। वहाँ पे इन्हें चेक करना था कि मेघालय में प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे रोका जाए। अगली बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये खबर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म की। तो ये कहाँ बना है, ये सिंगापुर में बना है। तो समझते हैं सिंगापुर को इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए सिंगापुर जो है उसके पास कोई नदी नहीं है, तो जब नदी नहीं है तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं बनता। प्लस वहाँ पे जो विंड है वो इतनी पावरफुल नहीं है, उनकी इतनी स्पीड नहीं है कि वो टर्बाइंस में और विंड एनर्जी में उनका इस्तेमाल कर पाएँ। तो अब सिंगापुर कैसे कंट्रीब्यूट करता रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, लेकिन उसने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा। बहुत अच्छा प्रयास है मैं कहूँगा। और आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्होंने कितना अच्छा किया। ये देखिए, इनकी ऐसा नहीं है कि पेरीफेरी बहुत ज़्यादा है, सिंगापुर की वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत से देश हैं उनका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहाँ पे मैच कर जाता है। लेकिन जितनी भी जगह है उन्होंने, आप देखेंगे कि ये वाटर में फ्लोट कर रही हैं, या आप देखेंगे पतली पतली स्ट्रिप हैं, और यहाँ पे इनका ये सेंटर भी अटैच्ड है इसके साथ। ट्रेस बायोमी ये एक प्रोजेक्ट है, ये CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, NIO, ये गोवा में है। इसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किस लिए, ताकि ये मैपिंग कर पाएँ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, और समझ पाएँ कि आज के समय में और पुराने समय में और फ्यूचर में क्या डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है ऑर्गेनिजम्स में। बहुत खुशी की बात है कि किंग भूमि बोल अवार्ड जो है, सॉइल डे अवार्ड जो है, वो हमारी एक इंडियन संस्था ICAR को मिला है। और ICAR को इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने सॉइल हेल्थ अवेयरनेस पे बहुत अच्छा काम किया है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये कोई भी अवार्ड इंडिया का नहीं है, ये अवार्ड कौन देता है, दिस इज फ्रॉम द किंगडम ऑफ थाईलैंड। क्योंकि वहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था भूमि बोल, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने क्या किया है, इस अवार्ड का नाम यहाँ पर रखा है। अगली बात करेंगे सी बकथॉर्न, जो कि हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने डिसाइड किया है कि हम सी बकथॉर्न को अपने जो कोल्ड डेजर्ट के एरिया हैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। लोकल भाषा में इसे चरमा कहा जाता है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ तो। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप देख सकते हैं। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, सिल्टेशन को भी चेक करता है रिवर में, प्लस फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी को भी ये बैलेंस रखता है। एक और फायदा मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे जो इंडो चाइना बॉर्डर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी एक छोटा सा पार्ट चाइना के साथ अपना शेयर करता है, तो क्या है कि वहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। और अच्छे समझने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे एरन हर्बल्स का है, मैंने वहाँ से उठा लिया है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सी बकथॉर्न बहुत ही वैल्यूएबल है। आप देखेंगे रिच विथ एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी। कोरोना में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप इसके फल देखेंगे, ये हैं इसके फल,
और आप देखेंगे बहुत से विटामिन सी, बहुत सारे विटामिन और फाइबर इसमें हैं, इसीलिए ये देखिए एक प्रोडक्ट भी है और बेचा भी जाता है। उसके बाद करेंगे एक ग्लोबल एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट की, ये दी है IQ एयर ने। IQ एयर एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये टेक्नोलॉजी एयर क्वालिटी में फिल्टर्स और इन सब पे काम करते हैं। और इन्होंने देखिए फिर से एक बहुत ही खुशखबरी है हमारे लिए कि दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी फिर से है। और उसके बाद भारत को इन्होंने 2020 में थर्ड रैंक पर रखा है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन के मायने में। उसके अलावा भी गाजियाबाद और बहुत सी सिटीज़ भारत की टॉप 10 में शुमार हैं। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने सुना होगा। तो MOU साइन किया है, इसमें मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति थे, चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के शिवराज जी, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे योगी आदित्यनाथ जी। और इन सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को किया है। इस प्रोजेक्ट से कुछ जो सूखाग्रस्त एरिया है उसे, बुंदेलखंड के और आसपास के, उसे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं, हमने ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, बहुत अच्छी पिक्चर है, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। ये आप देखेंगे यूपी है, तो यहाँ आप देखेंगे बांदा से एक ये रिवर यहाँ पे आ रहा है और ये पन्ना टाइगर रिजर्व तक पहुँचता है, केन रिवर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बेतवा रिवर है, ये यूपी यहाँ पे ललितपुर पे खत्म हो जाता है। तो ये दोनों को ज्वाइन करने से क्या होगा, अगर यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा सूखाग्रस्त रहता है, इसे पानी, इरिगेशन और भी चीज़ों के लिए मिल पाएगा। So that was all for today. Thank you and have a nice day.